नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं कवीन सचान और ये भी मुद्दा है में आज बात होगी बोलियों की, भाषाओं की, जो कहते हैं कि किसी भी देश की और उसके समाज की रीढ़ होती है। लेकिन बदलते समय के साथ हमारे देश में और दुनिया के कई अलग अलग हिस्सों में कई बोलियां खत्म हो गईं। देश के अंदर हजारों की संख्या में यूं तो बोलियां और भाषाएं हैं, लेकिन उनमें भी कई ऐसी हैं जिन पर संकट गहराता जा रहा है। भाषाओं और बोलियों के खत्म होने से क्या कुछ बदलेगा और क्या संकट है, ये भी समझेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि असल में ये खत्म क्यों हो रही है और हम क्यों अनदेखा करते जा रहे हैं इसे। चर्चा शुरू करें उससे पहले ये खास रिपोर्ट। कोस कोस पर बदले पानी, 7 कोस पर बानी। भारत जैसे विस्तृत भूभाग और राजनीतिक, भाषाई और सांस्कृतिक विविधता वाले राष्ट्र में यह कहावत खूब प्रचलित है और एक सच्चाई भी है। सन 1961 की जनगणना में 1652 भाषाओं के बारे में पता चला है। हालांकि कुछ बोलियों को लेकर तब भी संशय था और इसलिए माना गया था कि देश में कुल 1100 के लगभग बोलियां या भाषाएं होंगी। लाहौर में इस वक्त 6 बोलियां हैं। विश्व के 2 बहुत बड़े फैमिलीज हैं लैंग्वेज के, इंडो आर्यन और इंडो तिब्बतो बर्मन। ये 2 फैमिली से बिलोंग करते हैं। लेकिन माना जाता है कि पिछले 50 सालों में 300 से अधिक बोलियां समाप्त हो गई हैं। यूनेस्को के अनुसार आज भी लगभग 200 बोलियां समाप्त होने की कगार पर हैं। कुरकू भाषा भारत की उन 196 भाषाओं में से एक है जो विलुप्तता की कगार पर है। न ही समुदाय के द्वारा ऐसा कोई प्रयास हुआ कि ये भाषा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित हो सके। सिर्फ भारत की ही नहीं बल्कि दुनिया के अनेक देशों में आदिम समाज द्वारा बोली जाने वाली अनेक भाषाओं के अस्तित्व आज मिटने के मुहाने पर खड़े हैं। दुनिया की वो तमाम भाषाएं जो हजारों वर्षों से अस्तित्व में हैं, जो आज भी कहीं न कहीं किसी समाज को अभिव्यक्ति देती हैं, विभिन्न मानव समाजों की सांस्कृतिक पहचान है, मानव विकास के क्रम की गवाह और वाहक रही हैं, जिनके अंदर इतिहास और मानव विकास क्रम के अनेक रहस्य छुपे हुए हैं। आज वैश्वीकरण और बाजारवाद के दबाव में घोर संकट में हैं। जनरली तो वो सीख जाते हैं, जैसे गुड आफ्टरनून बोलना या गुड मॉर्निंग बोलना, गुड बाय बोलना। सबसे पहले तो ये बोला जाता था इंग्लिश मीडियम करो, इंग्लिश मीडियम करो। ठीक है इंग्लिश मीडियम करना ठीक है, ज़रूरी है। अगर इंग्लिश मीडियम हो जाए तो और कुछ स्कूलों में हो भी गया ये इम्प्लीमेंट। नियर फ्यूचर कहते हैं सभी स्कूल जो है इंग्लिश मीडियम हो जाएंगे। बोलियों के समाप्त होने के साथ सिर्फ बोलियां समाप्त नहीं होती हैं, बल्कि एक व्यापक इतिहास, तकनीक और सांस्कृतिक ज्ञान भी समाप्त होता है। कुछ विशेष शब्द या पारंपरिक ज्ञान जो किसी भाषा में होते हैं वो भी इसके साथ समाप्त हो जाते हैं और यही एक चिंता का विषय है। हर घर जो है भेड़ पालते थे, तो उसके बारे में बहुत सारे हमारे शब्द थे हमारे पास। आज जो खेती है वो सारा कैश क्रॉप हो गया, तो उसमें जो भी हमारा भाषा का शब्द यूज़ होगा, प्रयोग होगा, वो सब बाहर से आया हुआ शब्द होगा, वो हमारा अपना शब्द उसमें प्रयोग नहीं हो सकता है। आदिवासी और पिछड़े क्षेत्र की बोलियों के समाप्त होने का एक कारण ये भी है कि चाहे बात शिक्षा की हो, रोजगार के अवसरों की, सरकार के साथ किसी कामकाज की, हर जगह बाहरी भाषा की जरूरत पड़ती है। हजारों साल में बनी हुई एक भाषा, एक विरासत, उसके शब्द, उसकी अभिव्यक्तियाँ, उनको हम अगर किसी भी क्षण में ऐसे ही नष्ट नहीं होने दे सकते कि लोग उससे हट रहे हैं। आज का युवा वर्ग 7 समंदर पार की अंग्रेजी भाषा तो सीख लेता है, लेकिन उसे अपनी मातृभाषा हीन लगती है और वो अपनी सांस्कृतिक पहचान को छुपाने की कोशिश करता है। इसी वजह से आज अनेक स्थानीय बोलियों और सांस्कृतिक पहचानों पर संकट व्याप्त है, जिस कारण देश के कुछ स्थानों में स्थानीय समुदायों में आक्रोश भी दिखाई देता है। मैं अपनी माँ की भाषा की ग्रामर को समझता हूँ और वो मेरी ग्रामर को समझती थी, इसलिए भाषा यहाँ तक चली और उसके अच्छी चीज़ों को समझता हूँ। कोई भी भाषा वो बची रहनी चाहिए, इसलिए कि उसकी अपनी मौलिकता है, उसकी अपनी शब्द सामर्थ्य है, उसका भाव सौंदर्य है, कि उसमें जो गहन अनुभूतियाँ हैं वो हमारे अंतर मन में व्याप्त हैं। राज्यों की अपनी सीमाएं होती हैं, जबकि बोलियां स्वच्छंद होती हैं। हालांकि अगर बात की जाए जनजाति क्षेत्रों की, तो कुछ बोलियां और भाषाएं
किसी जनजाति विशेष या क्षेत्र विशेष तक सीमित रहती हैं, फिर भी उनका अपना महत्व है। उस खास जनजाति के महत्व, इतिहास, विकास क्रम और संस्कृति को जानने समझने के लिए, एक अच्छे भविष्य के लिए इतिहास से सबक लेना और उसके अनुसार प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के साथ सामंजस्य बनाने में भी ये बोलियां और भाषाएं महत्वपूर्ण हो सकती हैं, इस पर किसी को कोई संदेह नहीं है। प्रेम बहुखंडी, राज्यसभा टीवी। तो बोली या फिर भाषाएं क्यों खत्म हो रही हैं, वजह क्या है और इसके खत्म होने के साथ संकट क्या होगा, बचाएंगे कैसे, चर्चा करते हैं। 3 खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मेरे साथ हैं प्रोफेसर अन्विता अदबी, जो कि डायरेक्टर हैं सेंटर फॉर ओरल एंड ट्राइबल लिटरेचर से। अविता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरे सहयोगी प्रेम बहुखंडी हैं। प्रेम, आपको भी स्वागत है। साथ साथ डॉक्टर रंजीता पटनायक हैं, जो कि सीनियर रिसर्च ऑफिसर हैं ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल में। आपका भी स्वागत है। शुरुआत मैं आपसे ही करना चाहूँगा, क्योंकि बोली या भाषा सबसे पहले तो ये महत्व के लिहाज से आज की युवा पीढ़ी को शायद उसके महत्व का अंदाज़ा नहीं है, लेकिन क्या ये कहना गलत नहीं होगा कि बोली या भाषा एक अपने आप में एक पूरा अध्याय है, एक अपने आप में एक पूरा, मैं कहूँ कि युग है, और उसके ख़त्म होने के साथ बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। हाँ, ये बात के लिए मैं सहमत हूँ कि जो बोली है हम लोग के सब बात में यूज़ करना चाहिए, सब सारे बोली को। इसीलिए हमारे जो जनगणना हो रही, कार्यक्रम हो रही है भारत के ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल इंडिया, उसी में हमें सारा स्टेट्स में 22 राज्यों और 28 राज्यों एंड 7 यूनियन टेरिटोरीज में हम लोग को हमारे सारा डायरेक्टरेट ऑफिस जो है उसी में काम कराना पड़ता है। तो उसी डायरेक्टरेट ऑफ ऑफिस सेंसस ऑपरेशन में हम लोग जो एनुमरेटर होता है, एनुमरेटर के थ्रू से सारा बोलियों को हम लोग एक एक लोग से, जैसे सेंसस होती है, सेंसस का दूसरा प्रश्न रहता है कि आपका नाम क्या है, आप घर का आपका माने जो सेक्स क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, इसी के साथ साथ मातृभाषा क्या है, मदर टंग क्या है, आप कौन सी भाषा बोलते हो, और दूसरे है कि भाषा मातृभाषा के साथ साथ आप दूसरा कौन सी भाषा जानते हो जो उस आप व्यवहार में करते हो, मातृभाषा के अलावा, उसका लैंग्वेज के अलावा दूसरा लैंग्वेज कौन सा यूज़ करते हो। तो इसी प्रश्न के साथ हम लोग सारे लोग के पास पहुंचते हैं कि आपका भाषा, मातृभाषा और जो भाषा आप जानते हो आप हमें बताएं। पिछले अगर मैं 5 दशक की बात करूं, किस तरीके से ये ग्राफ नीचे गिरता दिख रहा है आंकड़ों में अगर देखें तो? हमारे जो हम 61 से शुरू करना चाहते हैं। 61 में हमारे 1652 मतलब 1652 मदर टंग्स था। तो उसी को हम उसी टाइम हमारे कोई ग्रुपिंग सिस्टम नहीं था, जैसे कि भाषा जैसे आ रही है उसका 50 से ज़्यादा लोग को हम लोग सिर्फ लिस्ट डाउन कर दिए हैं। लेकिन उसके बाद 71 में कोई कुछ पॉलिसी मैटर्स था, तो उसी में हम लोगों को भाषा के साथ साथ उसी को मदर टंग को ग्रुपिंग्स करना पड़ा एक ग्रुप में। जैसे हिंदी का है अवधी, भोजपुरी, राजस्थानी, ये सब ग्रुपिंग किया। उस तरह द्राविडियन लैंग्वेज क्या क्या है, सब हमारे 4 फैमिली जो लैंग्वेज फैमिली है उनको आपने ग्रुपिंग किया? हाँ, हमने ग्रुपिंग किया। उसको ग्रुपिंग करके हम 71 में 71 ऑनवर्ड्स हम उसी प्रोसेस में किए। 81 में भी किया, 91 में भी किया, 2001 में भी किया। अभी 2011 का डाटा रिलीज होने वाला है। डाटा इज प्रिपेयर्ड एंड ये सारे जो लेकिन इसमें गिरावट आई है, ये हकीकत है। प्रेम, आपने क्योंकि आदिवासी जो कई अलग अलग राज्यों में गए, दबाव क्या है, क्यों लोकल लैंग्वेजेस या फिर भाषा या फिर बोलियां दम तोड़ती नजर आई आपको? हम पिछले कई बार से इसको चर्चा कर चुके हैं। आदिवासी क्षेत्रों में जिस तरह से रोजगार पे दबाव है, जिस तरह से पलायन हो रहा है, जिस तरह से उनको रोजी रोटी के लिए दूसरी जगहों में जाना पड़ रहा है, तो वो दूसरी जगह जा रहे हैं। अगर गुजरात जा रहा है, मध्य प्रदेश का गुजरात जा रहा है, तो वो मध्य प्रदेशी भाषा नहीं बोल रहा है, वो अपनी जो लोकल बोली है, कोरकू है या और जो वहाँ पर बोली जाती है उसको नहीं बोल रहा है। वो जाकर वहाँ पर मध्य प्रदेश की भाषा को सीखने की कोशिश कर रहा है। महाराष्ट्रियन भाषा, खास करके जो फिल्मों वाली भाषा है, उसको बड़े पैमाने पर मैंने मध्य भारत के अंदर देखा है।
अगर हम लाहौल स्पीति और उत्तराखंड की हम बात करते हैं तो उत्तराखंड से बहुत पलायन है। लाहौल स्पीति से जिस बड़े पैमाने पर पलायन हो रहा है, वहाँ पर दो अजीब सी स्थिति है कि वहाँ से लोग बाहर जा रहे हैं, जबकि बिहार से और नेपाली मजदूर बड़े पैमाने पर लाहौल जा रहे हैं। उनके साथ जो इंटरेक्शन करना है लोकल लोगों को, अब बड़े बड़े बूढ़े बूढ़े लोग भी, उनको हिंदी में करना पड़ रहा है। उनको बोली आती है नहीं आती। लाहौल के अंदर हमने देखा 6 बोलियाँ, जो तोपदान जी बोल रहे हैं कि 6 बोलियाँ वहाँ पर बोली जाती हैं। अब स्थिति है कि 6 के 6 बोलियाँ, वो भोजपुरी ज़्यादा वहाँ बोली जा रही है बनस्पत की, उनकी अपनी स्थानीय जो लोकल वहाँ की लोकल बोलियों को। दूसरी बात जो एक और इंटरेस्टिंग इसमें देखने में आई है कि हम जब स्थानीय समुदाय से बात करिए कि भाई आपकी बोली खत्म हो रही है, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये जो फर्क पड़ रहा है वो प्रोफेसर अमृता जैसे लोगों को पड़ रहा है या मैडम को पड़ रहा है जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनको लग रहा है कि बोली खत्म हो रही है, जबकि स्थानीय आदमी को लग रहा है कि ये तो बड़ी साधारण सी चीज़ है। जब आदमी खत्म हो रहा है तो बोलियों का तो चिंता ही अलग अमृता जी, क्यों ऐसा है कि क्या उस समाज को या उस इलाके के लोगों को यह आभास नहीं है कि इस बोली के या भाषा के खत्म होने से संकट क्या होगा, और हम या फिर आप ज़्यादा चिंतित क्यों हैं? पहली बात तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि लोगों को इस बात का अंदाज़ा नहीं है, ये अंदेशा नहीं है कि उनकी भाषा ख़त्म हो रही है और उससे उनको कोई नुकसान या कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसी बात नहीं है। कुछ चंद समुदाय हो सकते हैं जो ऐसा सोचते हों, और कुछ चंद राज्य हों जो ऐसा सोचते हों, पर ऐसा है नहीं। मैं आपको बताऊं, मैंने अंडमान की भाषा पे काम किया था जो अपनी मृत्यु के कगार पे खड़ी थी। जब मैं वहाँ पहुँची तो वहाँ पे सिर्फ 10 भाषी बोलने वाले बचे थे। मेरे काम करते करते 4 और चले गए, 6 बच गए। पर उनमें से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो आंसुओं से न रोया हो ये कह के कि हम क्या करें, हमारी भाषा मर रही है, आप बहुत देर से आई, आप संजो के रख लीजिए, आप बोलना शुरू कर दीजिए। इस तरह की बातें मैंने वहाँ सुनी। और ये अक्सर ही होता है, क्योंकि मैं आदिवासी भाषाओं में सन 77 से काम कर रही हूँ, कि मैंने देखा है कि आदिवासी लोग अपनी भाषा भूलना नहीं चाहते हैं। ये बात सही है कि उनकी भाषाएं खत्म हो रही हैं, और इसके 2 बहुत मुख्य कारण हैं। एक अंदरूनी कारण है और एक बाहरी कारण है। अंदरूनी कारण बाहरी कारण से जुड़ा हुआ है, ये अलग अलग नहीं है। अंदरूनी कारण है कि जैसा कि हमने अभी फिल्म में देखा, तो हीन भावना है कि हम अपनी भाषा बोलेंगे तो लोग क्या सोचेंगे, इसलिए नहीं बोलते हैं, और बच्चों को नहीं बोलने देते हैं। मेरा अपना अनुभव है कि जब हम उरांव पे काम कर रहे थे कुड़ुख में, झारखंड में, तो मैंने एक माँ को अपने बच्चे को पीटते हुए सिर्फ इसलिए देखा कि वो हिंदी में नहीं बात कर रहा था और अपनी उरांव में बात कर रहा था। तो एक तो ये हीन भावना हम में खुद है, जिसकी वजह से हम बच्चों को अपनी भाषा नहीं बोलने देते हैं। और दूसरी बात ये भी है अंदरूनी कारण कि इसीलिए वो एक इंटर जनरेशन ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक भाषा नहीं पहुंच रही है। तो ये बहुत ही अहम कारण है जिसकी वजह से भाषा मर रही है। पर मैं जो कह रही थी कि अंदरूनी कारण बाहरी कारण से जुड़े हैं, हम उस पर आते हैं। तो आप ये देखिए, बाहरी कारण ये है कि जैसे कि वैश्वीकरण हो रहा है हमारे साथ। जिन्होंने पलायन की बात की, वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि पलायन हो रहा है। पर तीसरी एक बात है, डिसलोकेशन हो रहा है। हम बांध बना रहे हैं तो भाई ट्राइबल्स यहाँ से निकलिए, आदिवासी आप यहाँ से चलिए। हम 5 स्टार होटल बना रहे हैं तो फिर उनको उखाड़ा जाता है, चौड़ी सड़क कर रहे हैं तो उनको उखाड़ा जाता है। मतलब आदिवासी लोग और जनजातीय तो हमारे लिए एक ऐसे गाजर मूली की तरह हो गए हैं कि जब भी हमें जिस विकास के नाम पे कहना ये चाहिए कि विकास के नाम पे हम जो भी कुछ करना चाहें, उसका सारा श्रेय और उसका जिसको कहते हैं कि उसका गिनी पिग जो है वो आदिवासी को बना दिया जाता है। जब मर्जी आप उनको जहाँ से चाहे हटा के कहीं और शिफ्ट कर दीजिए। और जब आप सोचिए कि जब आप अपनी ज़मीन से जुड़े ही नहीं या जुड़े नहीं रहे, तो आपकी संस्कृति, आपकी सभ्यता, आपका इतिहास, आपकी सोच और भाषा इसलिए मर रही है कि आपकी सोच भी खत्म हो रही है। और लोग सोचते हैं कि भाषा अगर मर गई तो क्या फ़र्क पड़ता है, पर भाषा में बहुत कुछ संजोया हुआ है। भाषा सिर्फ एक शब्दकोश और व्याकरण का एक वो नमूना नहीं है। भाषा में आपकी जिसे कहना चाहिए कि किस तरह की संस्कृति हज़ारों साल से आपकी चली आ रही है, ये भी उसी में संजय हुए हुआ है। और ये एक बहुत बड़ी बात है जो कि रंजीता जी इस बात को मानेंगी कि हमारे यहाँ अलिखित भाषाएं ज़्यादा हैं, लिखित भाषाएं बहुत कम हैं। क्यों रंजीत जी, एक और जो बहुत अहम बात कही इन्होंने कि शब्द वाकई आज के दौर में जिसको हम कॉपी करना चाहते हैं, उन शब्दों में वो भाव नहीं है, वो रिश्तों का भाव नहीं है जो कि उन बोलियों में हुआ करता था। और किस तरीके से तेज़ी के साथ शरण हुआ है, मैं कहूँ कि नीचे की तरफ हम जाते गए हैं, जैसे जैसे बोली या फिर भाषाएं उन इलाकों से खत्म हुई हैं, ख़ासतौर पर आदिवासी इलाकों की बात करूँ तो।
बोली तो आदिवासी एरिया में जो हो रहा था ऐसे कोई उसका डेविएशन नहीं आया है मेनली। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कोंध का, कोंध इन उड़ीसा। तो कंध जो बोल रहा है, जो भाषा बोल रहा था, उसी को एक कोई उसका रिप्रेजेंटेशन भी है। तो दोनों भाषा में बोली में ज़्यादा अंतर नहीं है और उसी में वो भाषा को वो आराम माने व्यवहार रूप में रखा है और उसको लिखित में हम लोग ही कोशिश कर रहे हैं। जो उड़िया भाषा वहाँ का है ऑफिशियल लैंग्वेज जो है, हम लोग ही कोशिश कर रहे हैं कि उसी भाषा को उसी लिपि के साथ जोड़ के हम उसको थोड़ा प्राइमरी लेवल में हो या प्राइमर्स प्रिपेयर करें जो एडल्ट लेवल में पढ़ाया जाए। तो क्या सरकार की कोई इस तरह की स्कीम्स या फिर योजनाएं हैं जहाँ पर लिपि या फिर जो भाषाएं बोलियाँ खत्म होने के कगार पर हैं उनको हम सहेजने की तरफ आगे बढ़ते देख रहे हैं? ये तो हमारे ऑफिस ऑफ रजिस्टर जनरल में ऐसे कुछ काम नहीं होता ऐसा है। काम कहीं कोई सरकार नहीं कर रही कोई है। सरकार नहीं, बल्कि आपके चैनल के माध्यम से मैं गुजारिश करूंगी सरकार को खास तौर से कि एक कमीशन बिठाया जाए और अलिखित भाषाओं को लिपि दी जाए। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये इसी से लैंग्वेजेस विल बी एम्पावर्ड। यू सी द होल सिस्टम इज फॉलिंग अपार्ट बिकॉज दीज लैंग्वेजेस हैव नो वॉइस इन द रिटन फॉर्म। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इनको लिपियाँ दें। मैंने तो ग्रेट अंडमानी को लिपि दी और देवनागरी लिपि को ही थोड़ा सा बदलना ज़्यादा नहीं पड़ा क्योंकि लगभग सभी ध्वनियाँ उसमें थीं। पर मैं आप उस सवाल पे आती हूँ जो आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, शायद रंजीता जी नहीं समझ पाई या नहीं दिया आप, क्योंकि आपने 2 सवाल एक साथ कर दिए कि जो रिश्ते की बात कर रहे थे ना आपकी, जब भाषाएं बदलती हैं या मरती हैं तो हमारी भाषाओं में एक रिश्ते, एक अपनापन, एक अपनत्वता है उन शब्दों में। अपनेपन का एक मैं बहुत अच्छा उदाहरण आपको दूं जो हिंदुस्तान की में से सारी जनता को इसके बारे में नहीं मालूम है कि हमारी सभी भाषाओं में जो आप बोलते हैं, जो मैं बोलती हूँ, जो आप बोलते हैं, सब में शब्द है कि अगर कोई औरत अपना पति खो दे, गुजर जाए, तो वो विधवा कहलाती है। सब जानते हैं। और विधवा के पर्यायवाची आपको हर भाषा में मिल जाएंगे। इसी तरह से अगर कोई पुरुष अपनी पत्नी खो दे तो विधुर कहलाता है, इसके पर्यायवाची मिल जाएंगे। बच्चों का जब माता पिता चले जाएं तो वो अनाथ हो जाते हैं। जब आपका भाई बहन चला जाए तो आप क्या होते? कोई है शब्द किसी की भाषा में, किसी की भाषा में नहीं। और जब मैं अंडमानी भाषा पे काम कर रही थी तो मुझे मालूम पड़ा कि इस भाषा में भाई या बहन के मर जाने पर भी जो व्यक्ति बच गया वो रौपुच कहलाता है। और ये मैं सोच रही, जब मैंने उस व्यक्ति से कहा कि हमारी भाषा में तो ऐसा कोई शब्द नहीं है, तो उसने फटाक से मेरे से पूछा कि क्यों आप लोग भाई बहनों को प्यार नहीं करते? तो ये एक बड़ी चीज़ है। देखिए इट रियली ओपन्स बिल्कुल ये बहुत कड़वा सच है जिसने आपने एक शब्द के जरिए आपने जो निकाला है। प्रेम, आपने क्योंकि देखा और कई इलाकों में समझा भी, क्या जिस तरीके से काम होना चाहिए, अलग अलग मंत्रालय, विभाग और करोड़ों का फंड, लेकिन कहते हैं कि किसी भी देश या समाज में अगर भाषा या बोली खत्म हो रही है तो इसका मतलब है कि आप उस स्टेज पर पहुंच चुके हैं कि धीरे धीरे सब कुछ खत्म होगा, यानी कि उसकी शुरुआत हो चुकी है। क्यों हम नहीं चेत रहे? क्या कोई इस तरह की नीति नहीं दिखती है? कहीं कोई नीति नहीं दिखाई देती है। अगर लाहौल के अंदर या मध्य भारत के आदिवासी क्षेत्रों में वो टाई लगाए हुए स्कूल मिल रहे हैं और लोगों की प्रायोरिटी अंग्रेजी में है। अभी मैंने लाहौल का एक दिखाया था क्लिप, वो कह रहा है कि अंग्रेजी यहाँ पर पढ़ाई जानी चाहिए। अब एक छोटा बच्चा जो अभी बोतल से दूध पी रहा है या अभी जो उसको नाक साफ करनी नहीं आती, उसको अगले दिन से अंग्रेजी हम सिखा लेते हैं, लेकिन उसकी जो स्थानीय माँ की भाषा है, जो माँ के साथ उसका रिलेशन है, जो ग्रामर की हम बात कर रहे हैं, उसको हम सिखा नहीं रहे हैं। और वो परेशान है इस बात को लेकर कि उसको ए फॉर एप्पल लगातार सिखाया जा रहा है और उसके अपनी भाषा में जो आ से अनार या आ से और चीज़ें, जो स्थानीय परिवेश में उपलब्ध चीज़ें हैं, उसको नहीं पढ़ाया जा रहा है। क्योंकि अंग्रेजी सीखना ठीक है, लेकिन कम से कम जो भाषा बोली मैं चाहता हूँ या जो मैं कहूँ कि पैतृक हम चले आ रहे हैं फैमिलियों में, उसको बोलने भी शायद झिझक लगती है कि अगर हम बोलेंगे कहीं भी समाज के बीच में या कई लोगों के बीच में, शायद हमें बैकवर्ड कहा जाएगा या कहा जाएगा कि आप किस इलाके से आते हैं। सिखाया नहीं जा रहा है। एक तो सिखाया नहीं जा रहा है, लोकल स्थानीय भाषा को सिखाने का कोई तरीका नहीं है। मैडम बता सकती है, पता नहीं कोई तरीका है कि नहीं, मैंने को कहीं नहीं दिखाया। मैंने इसके बारे में पिछले 20 साल से कह रही हूँ, पर सरकार मेरी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रही है। मैंने एक पूरा फॉर्मूला प्रपोज किया था उससे कई साल पहले, मल्टीलिंगुअल एजुकेशन इन फेजेस। और वो फेजेस हमने ऐसे बांटे थे कि पहले 3 साल जो बच्चा, जब 4 साल का यहाँ हिंदुस्तान में 4 साल का बच्चा स्कूल जाता है, तो पहले 3 साल बच्चे को सिर्फ उसकी मातृभाषा या जो लोकल वहाँ की गांव की भाषा है, क्योंकि मातृभाषा कई लोग उसको लिटरली ले लेते हैं कि माँ की भाषा, ऐसा कुछ नहीं है। जो वहाँ की जो लोकल भाषा उसमें पढ़ाएं,
क्योंकि बच्चे की जो अनुभूति है, बच्चे की जो सोच है, बच्चे की जो समझ है, और वो जिस तरह से आत्मसात कर पाता है वातावरण को, वो अपनी ही भाषा में कर सकता है। वो हिंदी में या अंग्रेजी में या बांग्ला में किसी में नहीं कर पाएगा। तो पहले 3 साल उसको पढ़ाएं, और वहाँ की जो स्टेट लैंग्वेज है वो आप एक एज अ सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा सकते हैं कि अच्छा ठीक है, हिंदी में बताइए कि हफ्तों के नाम क्या है, फूलों के नाम क्या है, इस तरह से एज अ सब्जेक्ट पढ़ाएं। फिर तीसरी के बाद आप उलट दें, आपकी मातृभाषा जो है वो सब्जेक्ट के रूप में रहे और स्टेट लैंग्वेज को आप उस माध्यम के रूप में पढ़ें। लैंग्वेज बन और जाए फिर 3 साल के बाद आप अंग्रेजी भी इंट्रोड्यूस कीजिए। फिर ये जो 2 भाषाएं उनको आप सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाएं, या मातृभाषा या मीडियम माध्यम के रूप में पढ़ाएं, ये स्टेट पे हम छोड़ते हैं। पर इस तरह से जब बच्चे की जब तक वो 9वीं 10वीं तक पहुंचेगा, बच्चा 3 भाषाओं पे इतना अच्छा पारंगत, या 4 भाषाएं भी हो सकती हैं कि हमें बाहर आगे जाके एक विदेशी भाषा भी सीख सकता है। तो जब उसको हीन भावना से जो ग्रसित है, वो जो उसका वो जो शुरू में उसकी कुंठाएं बनी हुई हैं अपने मातृभाषा को लेके, वो कभी नहीं बनेंगे। मुझे लगता है कि बच्चा नहीं, कम से कम पेरेंट्स और समाज, मैं कहूँ कि हीन भावना से ग्रसित हो चुका है। नहीं, आपने जो कोरकू वाला हमने दिखाया था, अगर आपको याद होगा, कोरकू वाले में जो आंगनवाड़ी वर्कर है, जो कह रही है मैं 25 साल से आंगनवाड़ी चला रही हूँ, वहाँ पे वो कोरकू भाषा बोलती नहीं है। जो आंगनवाड़ी सुपरवाइजर है वो 2.5 साल और 3 साल के बच्चों के साथ हिंदी में भाषा में बात कर रही है। कोरकू तो अपने आप ही खत्म हो जाएगी, लोकल लैंग्वेज के तौर पर खत्म हो जाएगी। तो उसको कोई कहाँ से संरक्षण नहीं, पर इससे भी मालूम पड़ रहा है कि वो बच्चों को समझती भी नहीं है। अगर वो कोरकू नहीं बोल रही 2.5 साल के बाद भी, और बच्चों से डील कर रही है, तो वो बच्चों की 25 साल और वो कह रही है 25 साल से, और उनको कोरकू बोलने में शर्म आ रही है। यही तो कड़वी हकीकत है कि योजनाओं को किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, और जो प्रैक्टिकली मैं कहूँ कि धरातल पर किस तरीके से बदलाव होना चाहिए, वो नहीं है। सेंसस का पहला जो स्टेज है भाषा का काम करने से पहला स्टेज है, एन्यूमरेटर जो आते हैं वो लिंग्विस्टिक्स बैकग्राउंड में नहीं होते हैं। वो ऑर्डिनरी हमारे जैसे 10वीं 11वीं को पढ़ के वो आते हैं। वो एन्यूमरेटर हजारों संख्या से उसी सेंसस के टाइम में अपॉइंटमेंट मिलता है उन लोगों को। वो लोग क्या जब जाएंगे डोर टू डोर जाके पूछेंगे कि आपका भाषा क्या है, मातृभाषा। सिंपली हम लोग को ज़्यादा नहीं बोलना है, 10 क्वेश्चन नंबर 10 को भरना है, मातृभाषा। मातृभाषा क्या है लिखना है। उसी में आपको मिलेगा BA MA वो देगा, वो रिटर्न देगा। तो उसी में पूरा मेरे ऊपर जो मेरे डोर पे लोग आए हैं, मेरे दायित्व है कि मैं पहले बोलूं कि मेरी भाषा क्या है, उड़िया, बांग्ला, हिंदी, अवधी, मेरे काम खत्म। लेकिन मैं जब बोलूँगी BA MA और शास्त्र विज्ञान, बाकी चीजें अपने आप खत्म हो जाती हैं। तो फिर भाषा का जो नाम आया, ये जब रेशनलाइज, जो सेकंड फेज है, उसी टाइम जब क्लासिफिकेशन रेशनलाइजेशन होगा, उसी में तो आपका मिला यानी नहीं। शुरुआती जो आंकड़े इकट्ठा करने की आप कहें कि शुरुआत हो रही है, प्रोसेस हो रहा है, वहीं पर तकनीकी खामी है। ये तकनीक है, लेकिन लोग जो है उनका रेस्पॉन्स नहीं आता। जिस तरीके के लोग चाहिए उस तरीके के लोग नहीं है। ट्रेंड लोग जाते हैं, हम लोग ट्रेंड करके ही वापस देते हैं। नहीं, लिंग्विस्टिक के लिहाज से मैं कह रहा हूँ कि लिंग्विस्टिक्स का एनालिसिस होता है सेकंड फेज में, लेकिन जो फर्स्ट फेज में जो हमारा टेक्निक है, जो मदर टंग जो बोलेगा, जो रिकॉर्ड करने के लिए रेस्पोंडेंट जैसे बोलेगा, उसी को ही हम लोग को लाना है। और वो लेवल में हम पब्लिक जो है हम नहीं देते, हमारा भाषा को हम छुपा के रखते हैं। एक बात है रंजीता जी, मैंने ये भी देखा है, लोगों को अपनी भाषा का नाम भी नहीं मालूम होता है। मालूम तो नहीं कई बार ऐसा होता है तो कि आप पूछे आपकी मातृभाषा क्या है, तो कहते हैं जी समझे नहीं। अच्छा, आप घर में क्या बोलते हैं? वही जो आप बोल रहे हैं, बस ऐसे बोलते हैं, देसी भाषा। मैं इसीलिए ये फिर इस तरह बहुत सारे नाम देंगे जो अपना भाषा कोई बोलते रहेंगे। मैं जाके जब मैंने सर्वे की, मुझे पता चला कि वो कोई बोल रहे हैं, लेकिन जब हम एनुमरेटर पूछ रहे हैं देसी भाषा, तो देसी भाषा, इट इज नॉट देसी भाषा। देसी मीन्स इट इज पब्लिक, जो दैट लोकल भाषा। बिल्कुल बिल्कुल। सो ये भाषा नाम नहीं मुझे मिला। तो मैं जब बैठूंगी एनालिसिस के लिए, मुझे जो कोई का जो रेस्पोंडेंट वहीं पे कम मिला, जी जी, 50-100 जितना भी बोलिए, नंबर कम मिला, कम मिलेगा। वक्त खत्म। एक आखिरी एनुमरेटर की बात न करी जाए ना, जो हमने लाहौल में पिछली बार जानकारी पता करी कि बच्चों के नाम बौद्ध नाम थे, और जो टीचर थे वो सब पंजाबी जगह से गए थे, उनको बौद्ध नाम लिखने नहीं आ रहे थे। तो पता चला कि उन्होंने सब बच्चों के नाम हिंदी में डाल दिए, जो बोली उनको आती है। उन्होंने ऐसा किसी का नाम, अगर कोई राम पहुंचे कुछ टाइप का था, तो उसने कहा वो रंजीत सिंह नाम हो गया उसका। और धीरे धीरे में बड़े पैमाने पर हमने वहाँ देखा है कि लोग
जो बौद्ध परिवार के हैं उनके नाम बिल्कुल हिंदी वाले हैं। एक उत्तर महिला भारत जिसको मैंने के देखा- नाम से मिलते जुलते नाम दिखते हैं। उसने सुशीला, वो सुशीला, उसको मैंने पूछा आप सुशीला, आप तो बहुत है, आप सुशीला कैसे लिख रही हैं? करी हाँ, वो जो मास्टर जी ने लिख दिया सुशीला, मैं सुशीला हो गई। यानी यहाँ भी एक तरीके से मैं कहूँ कि जो बोली और भाषाओं को खत्म करने की एक साजिश है वो यहाँ से शुरू हो जाती है। हाँ, एक उसको आखिरी साजिश कहें या जानकारी का अभाव कहें, दोनों ही। एक आखिरी रिएक्शन में चाहूँगा आपका अभी जी कि क्या हम सेंसिटिव नहीं हो पा रहे हैं या फिर हम इसकी महत्ता को अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं? दोनों ही बातें, या का सवाल ही नहीं है यहाँ। दोनों बातें। हाँ, एक तो वो भी जुड़ी हुई हैं कि हम उसकी महत्ता को नहीं समझ पा रहे हैं, इसीलिए हम लोग इनसेंसिटिव। और इसकी महत्ता को समझना जब तक हम समझेंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। और जो लोग समझ रहे हैं और समझ चुके हैं वो कर भी रहे हैं, कुछ इसकी तरफ कार्यान्वित हैं और काम कर रहे हैं, संजो रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, पर बहुत छोटे पैमाने पर हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं जो आपने कहा कि सरकार से एक हम अपील कर सकते हैं कि भाई इस लिहाज से और इस नज़रिए से एक बार सोचने की ज़रूरत है और तमाम मंत्रालयों के साथ क्या कोई एक विभाग, कोई एक टीम गठित कर इस दिशा में कोई काम किया जा सकता है ताकि हमारी बोली और भाषाएं जो हमारे सामाजिक सरोकारों के साथ जुड़ी रही हैं, संस्कृत के साथ उसकी पहचान बनी रही हैं, उनको बचा सकें। बहुत शुक्रिया आप तीनों बहनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।